नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है। मेरा नाम गौरव अग्रवाल है। आप देख रहे हैं अड़ी, और अड़ी में शुरुआत करते हैं इस वक्त की बहुत बड़ी खबर के साथ। नामांकन करने के बाद पहली बार अखिलेश यादव ने TV9 भारतवर्ष से बात की है। कन्नौज से नामांकन करने के बाद अखिलेश यादव ने सबसे पहले TV9 भारतवर्ष के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत की और कहा कि मैं जनता की डिमांड पर कन्नौज से चुनाव लड़ रहा हूं। TV9 के रोविंग एडिटर पंकज झा से बातचीत में अखिलेश झा ने पूरी स्ट्रैटेजी बताई है। उन्होंने प्रियंका गांधी को कुछ सलाह भी दी है। अखिलेश यादव ने एक बहुत बड़ी बात भी कही है इस पूरे इंटरव्यू में। देखिए ये एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। आज समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कन्नौज से नामांकन किया है और जिस एक्सप्रेसवे को उन्होंने बनाया उसी एक्सप्रेसवे पर हम उनके साथ खड़े हैं। अखिलेश जी, शुरुआत में नानुकुर थी और फिर अचानक से ये फैसला है कि कन्नौज से लड़ेंगे। पहले आप कहते थे लड़ाएंगे, फिर खुद लड़ने आ गए। राजनीति में कभी कभी समय पे निर्णय लिए जाते हैं और कन्नौज के हमारे संगठन के लोग, कार्यकर्ता और आम जनता चाहती थी। कई साथी मिले, कई लोगों ने संपर्क किया और उसके बाद मैंने फैसला लिया कि जिस क्षेत्र से मैं सबसे पहले चुना गया था, जहाँ की जनता के बीच में इतना काम किया और कन्नौज को सब कुछ दिया, एक्सप्रेसवे दिया, मेडिकल कॉलेज दिया, काऊ मिल्क प्लांट दिया, एग्रीकल्चर सेंटर दिया, परफ्यूमरी इंजीनियरिंग कॉलेज दिया, परफ्यूमरी पार्क दिया, मंडी दी। ये सब काम बीजेपी ने रोक दिए और बीजेपी ने इसलिए रोक दिए कि समाजवादियों ने ये काम किए थे। समाजवादियों का ये विकास है, इसलिए जनता ने कहा कि आपको दोबारा यहाँ आकर के हम चुनेंगे, आप आइए, चुनाव लड़िए, हम लोग आपके साथ हैं। पिछले दो चुनावों का 2014 और 19 का देखें तो बड़ी सीट डिफ़िकल्ट नहीं है? थोड़ा सा आपका बीपी नहीं बढ़ रहा, टेंशन? देखिए, जो लोग राजनीति में हैं, क्या बीपी बढ़ना, क्या बीपी डाउन होना, क्या शुगर बढ़ना, क्या शुगर जाना, इस समय सही मायने में जब बीजेपी के लोग इलेक्ट्रल बॉन्ड के बारे में चर्चा करती है जनता, तो उन्हें इलेक्ट्रोल याद आ जाता है, उन्हें इलेक्ट्रोल चाहिए होता है। इतना परेशानी में आ जाते हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में कुछ जवाब नहीं उनके पास। किसान के बीच जब जा रहे हैं तो बीजेपी के लोगों का ब्लड प्रेशर हाई है कि ब्लड प्रेशर लो, ये भी नहीं पता लग पा रहा है। उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि नौजवानों से क्या कहें। तो सवाल हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर का नहीं है, राजनीति में सवाल मुद्दों का है। और सबसे बड़ी बात है, किसान की आय दोगुनी का भरोसा दिलाया, वो नहीं हुई। नौजवानों को हर साल 2 करोड़ नौकरी देने की बात कही, वो नहीं हुई। उत्तर प्रदेश जैसा प्रदेश जिसमें पिछली 7 साल से सरकार है इनकी, और सभी परीक्षाओं के पेपर लीक हो गए, 60 लाख बच्चों का भविष्य अंधकार में है, किसी नौजवान को नौकरी रोजगार नहीं मिला। यही प्रदेश है जहाँ पर प्रधानमंत्री जी आए इन्वेस्टमेंट मीट के लिए। डिफेंस में वो इन्वेस्टमेंट चाहते थे, उसके लिए प्रधानमंत्री जी आए, राष्ट्रपति आए, देश के दुनिया के बड़े बड़े उद्योगपति आए, लेकिन ज़मीन पर क्या पहुंचा? तो इन सब सवालों के जवाब बीजेपी के पास नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब यूपी आए तो कह रहे हैं कि सपा के जो शहजादे हैं उनके राज में महिलाएं मंगलसूत्र छिपा के रखना पड़ता था, और कांग्रेस के शहजादे जो हैं वो एक्सरे करके मंगलसूत्र छीनने का प्रयास करेंगे। चुनाव मुद्दे अब मंगलसूत्र पर हैं। देखिए, ये ध्यान भटकाने के लिए प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं, और केवल प्रधानमंत्री जी नहीं कह रहे हैं, मुख्यमंत्री जी का बयान देख लीजिए, उनके अन्य नेताओं का बयान देख लीजिए। ये रुझान है इस बात के कि आने वाले चुनाव में ये हारने जा रहे हैं। जब ये हारने लगते हैं तो मुद्दों से ध्यान हटाना चाहते हैं। सवाल मंगलसूत्र का नहीं है, सवाल और धार्मिक नहीं है। सवाल ये है कि ये उत्तर प्रदेश को क्या मिला है, जिस प्रदेश ने इनकी सरकार बनाई, कई सांसद चुने, 2 बार सबसे ज़्यादा सांसद चुने गए। आखिरकार उत्तर प्रदेश से भेदभाव नहीं हुआ कि नहीं हुआ? एक चीज़ और उन्होंने कही है कि अखिलेश यादव को ना, जब किसी यादवों को टिकट नहीं दिया, जब यादव की बारी है तो सिर्फ अपने परिवार को बांट दिया। तो आपको क्या तकलीफ है? नहीं, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं। नहीं, वो मैं उन्हीं को कह रहा हूँ कि अगर आप उनकी बात करें, उन्हें क्या तकलीफ है? आप भी अपने परिवार को टिकट दें, किसने रोका है? आपके परिवार को किसने रोका है? और फिर आपका परिवार तो बहुत बड़ा है, क्या उन परिवार के सदस्यों को टिकट नहीं दिया गया? कभी कभी अपने परिवारों को भी देखना चाहिए लोगों को,
जो दूसरों के परिवारों पे उंगली उठाते हैं। हमने एक ही चीज़ सीखी है और देखी है, जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदते हैं वो खुद गिरते हैं उसमें। एक चीज़ और था, आपने कहा कि कार्यकर्ताओं की डिमांड थी इसीलिए आप चुनाव लड़ने आ गए, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते। आपके मित्र हैं, आपने उनके साथ ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया, तो आपको नहीं लगता कि अगर वो दोनों भाई बहन भी लड़ते हैं तो इस गठबंधन की लड़ाई मजबूत होगी? मैं किसी दल के नेता के बारे में या वो क्या फैसला ले रहा है मैं नहीं तय कर सकता हूँ। हाँ, राजनीति में और चुनाव में ये समय ऐसा है, जनता चाहती है बीजेपी हारे, और बीजेपी को हराने के लिए मजबूत से मजबूत प्रत्याशी ज़मीन पर होना चाहिए। इस बारे में उन दोनों से आपकी कोई बातचीत भी हुई? हम अलायंस में हैं, अगर कोई राय सुझाव देना पड़ेगा तो मैं व्यक्तिगत रूप से दे दूंगा सुझाव। तो अखिलेश यादव का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू सुन रहे थे आप। कन्नौज से नामांकन के बाद अखिलेश यादव ने कई बड़ी बातें कही हैं, मंगलसूत्र विवाद पर बोले हैं, और कहा जाता है कि राजनीति में कम शब्दों में कई सारी बातें कह दी जाती हैं। क्या अमेठी और रायबरेली के लिए कुछ ऐसा ही कह दिया है अखिलेश यादव ने? क्या वो मजबूत कैंडिडेट जिसका जिक्र कर रहे हैं वो कौन हो सकता है? देखिए, इस पर आगे बात करते रहेंगे, लेकिन आज अड़ी में हम बात कर रहे हैं जुबानी वार नियंत्रण रेखा के पार। जी हां, और इसकी शुरुआत बशीर बद्र साहब के एक शेर से करते हैं। दुश्मनी जमकर करो लेकिन ये गुंजाइश रहे, जब कभी हम दोस्त हो जाएं तो शर्मिंदा ना हो। मैं इसको थोड़ा मॉडिफाई करके बोलता हूं, राजनीति जमकर करो लेकिन ये गुंजाइश रहे, जब कभी सामना हो तो शर्मिंदा ना हो। और ये इसलिए क्योंकि चुनावी गर्मी में नेताओं की जुबान एक बार फिर नियंत्रण रेखा पार हो रही है। 21 अप्रैल को पीएम मोदी राजस्थान के बांसवाड़ा में थे। वहां उन्होंने कहा कि कांग्रेस आपकी संपत्ति का सर्वे कराएगी और इकट्ठा कर किसको बांटेगी? उसको जिसके ज्यादा बच्चे होंगे, घुसपैठियों को बांटेगी। कांग्रेस ने इसी की शिकायत चुनाव आयोग से की। उधर इससे पहले 18 अप्रैल को राहुल गांधी ने केरल के कोट्टायम में कहा था कि मुझे आश्चर्य होता है जब प्रधानमंत्री भाषण देते हैं जहां वो एक राष्ट्र, एक भाषा और एक धर्म की बात करते हैं। आप तमिलों को कैसे कह सकते हैं कि वो तमिल ना बोले? केरल के लोग मलयालम ना बोले? बीजेपी से भाषा, स्थान, जाति और धर्म की बात करती है। जब भी मौका मिलता है देश को बांटती है। बीजेपी ने राहुल के इसी बयान की शिकायत चुनाव आयोग में की थी। दोनों पार्टियों ने एक दूसरे के ऊपर धर्म, जाति, समुदाय और भाषा के आधार पर नफरत और विभाजन पैदा करने का आरोप लगाया है। चुनाव आयोग ने दोनों पार्टियों के अध्यक्षों को नोटिस भेजकर 29 अप्रैल तक जवाब मांगा है। लेकिन केवल यही दो बयान नहीं है, उसके बाद तो कुछ नेताओं ने ऐसे बयान दिए हैं जिन्होंने मर्यादा तार कर दी है। और आज बात इसी पर करेंगे कि आखिर नेता तोल मोल कर क्यों नहीं बोलते, या फिर वोट के तराजू में तोलते हैं इसलिए ऐसा बोलते हैं। आज अड़ी में बात इसी के लिए। पहले आप सोलापुर में दिया हुआ राहुल गांधी का यह बयान सुनिए। जैसे ही मैंने ये देश के एक्सरे की बात की, वो नरेंद्र मोदी कांपने लग गया। जैसे ही मेरे, उसकी आदत है, जैसे उसको डर लगता है ना, वो झूठ बोलना शुरू कर देता है। जैसे ही उसको डर लगता है वो कभी पाकिस्तान की बात करेगा, कभी चाइना की बात करेगा। तो एक के बाद एक झूठ बोल रहा है, मगर इस बार नहीं निकल पाएगा। तो राहुल गांधी जिस लहजे में बात कर रहे हैं, अब सवाल इसी पर खड़ा हो गया है, जिस तरह से वो प्रधानमंत्री को संबोधित कर रहे हैं। सुनिए प्रधानमंत्री ने आज इसका जवाब क्या दिया। आपने सुना होगा, इन दिनों कांग्रेस के शहजादे, अब आजकल वो जरा इतने चिंतित है कि आए दिन उनको मोदी का अपमान करने में मजा आता है। मोदी के लिए भला बुरा कहना उनको मजा आ रहा है। वो कुछ भी बोलते जा रहे हैं और मैं देख रहा हूं सोशल मीडिया में, टीवी में बहुत सारे लोग चिंता जताते हैं कि भाई ये भाषा अच्छी नहीं है। ऐसी भाषा देश के प्रधानमंत्री के लिए बोलना ठीक नहीं है, ऐसा लोग सोशल मीडिया में कहते हैं। कुछ लोग बहुत दुखी हो जाते हैं कि मोदी जी को ऐसा क्यों बोला, देश के प्रधानमंत्री के लिए ऐसी भाषा का क्यों प्रयोग किया, देश के प्रधानमंत्री को कभी कोई ऐसा बोलता है क्या। मेरी सबसे विनती है कि कृपा करके
आप दुखी मत होइए, आप गुस्सा मत कीजिए। आपको पता है वे नामदार है, हम तो कामदार है। और नामदार तो कामदार को सदियों से ऐसे ही गाली गलौज करते आए हुए हैं, ऐसे ही ठोकर मारते आए हुए। और देखिए, इस पर बात करने के लिए मेरे साथ बीजेपी से अजय आलोक हैं, एआईएमआईएम से वारिस पठान हैं और कांग्रेस से राधिका खेड़ा हैं। आप सभी का स्वागत है। राधिका, शुरुआत आपसे करूंगा। सोलापुर में जिस लहजे में राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संबोधित किया, क्या आप मानती हैं कि कुछ नियंत्रण रेखा पार कर गए वो? देखिए, अफसोस की बात है कि इस देश के प्रधानमंत्री बौखला गए हैं। उनकी जुबान भी लड़खड़ा रही है और घबराहट से बहुत उत्तेजित होके वो हर जगह जाके अपशब्द और अलग अलग शब्दों से भाषण दे रहे हैं और ये उनका खौफ हर शब्द में दिखाई दे रहा है। और वो ये बात कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री की ऐसे बात नहीं करनी चाहिए। आपको याद होगा, स्वयं प्रधानमंत्री मोदी जी ने पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के लिए क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि वो रेनकोट पहन के नाते शर्मनाक है कि एक वर्तमान के प्रधानमंत्री एक पूर्व प्रधानमंत्री के बाथरूम में झांकने का काम करते हैं और इस तरीके की शब्दावली यूज करते हैं और कहते हैं कि जी वो रेनकोट पहन के नाते हर रोज वो देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी के लिए अपशब्द का इस्तेमाल करते हैं। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी हो, राजीव गांधी जी हो, हर पूर्व प्रधानमंत्री के लिए अपशब्द इस्तेमाल तो करते हैं राहुल गांधी ने ऐसा बोला, फैलाने का काम करते हैं। इसलिए राहुल गांधी बहुत ही शर्मनाक बात है। नहीं तो वो किस हक से बोल रहे हैं? वो किस हद से ये बात बोल रहे हैं? और उन्होंने क्या बदतमीजी करी? क्या कोई अपशब्द बोला? क्या कोई झूठ बोला? क्या ये सच नहीं है कि प्रधानमंत्री मोदी एक्सरे की बात की तो मोदी कांपने लगा? ये सही है? ये लहजा सही है प्रधानमंत्री के लिए? क्यों नहीं कांप रहे? ये लहजा सही है कि आप बोलते हैं कि कांग्रेस की विद्वान? ये लहजा सही है कि प्रधानमंत्री पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी रेनकोट पहन के नहाते? बिल्कुल सही ये लहजा सही है कि आप लोग उनको बिल्कुल सही नहीं बोलते थे? तो अगर वो सही नहीं है तो ये भी सही नहीं है, बोल रहे हैं तो ये भी सही नहीं है। कोई गाली नहीं दी गौरव जी, हमने कोई गाली नहीं दी, पर ये सच्चाई है। मैंने तो कहा नहीं आपने गाली दी। मैं तो कह रहा हूँ क्या नियंत्रण रेखा पार कर गए आपके नेता? बिल्कुल नहीं। नियंत्रण रेखा वहां पार होती है जब मोदी जी चुनाव प्रचार में नौकरियों के बारे में चर्चा नहीं करते। वो अच्छा, एक काम करता हूँ आप बोलिए पीसीआर जरा वो राहुल गांधी की जो बाइट है वो चलाते रहिए, विजुअल के तौर पर चलाते रहिए, क्योंकि उसका हम वहां पर टेक्स्ट भी दिखाते रहिए। आप बोलिए राधिका खेड़ा, एक 30 सेकंड और लीजिए, उसके बाद अजय आलोक के पास जाऊंगा। राहुल गांधी ने जो कुछ कहा कि नरेंद्र मोदी कांपने लगा, एक्सरे की बात की, या उसके अलावा और जो कुछ कहा, आप उसको सही ठहरा रही हैं? मैं ये मानूं? बिल्कुल सही है। जो प्रधानमंत्री ये झूठ बोल सकते हैं, बार बार महिलाओं के मंगलसूत्र को लेकर आ सकते हैं, क्योंकि उनके पास ये बताने को नहीं है कि साल में 2 करोड़ रोजगार देने का जो वादा किया था, 20 करोड़ रोजगार आज बकाया है, जिसमें से 20 लाख भी नहीं दिया गया, तो वो कांपेंगे ही। जो स्वयं रामलला का नाम ले लेकर झूठ बोलते हैं राम के नाम पर, आप क्यों नहीं बोल रही हैं ऐसा? आप बोल रही है कांपेंगे ही और कांपने लगा, दोनों में अंतर है। कांप रहे हैं, दोनों में अंतर है। और जो वो कांपती हुई उनका सुनिए, कांपने लगा और कांप रहे में अंतर है। आपने सुनिए मेरी बात गौरव जी, आपने वो वीडियो देखा होगा जिसमें मोदी जी के हाथ कांप रहे थे, और वो उम्र की वजह से नहीं कांपते। और मैं बहुत जिम्मेदारी से कह रही हूँ, उनको लंबी उम्र मिले और उन्हें कोई बीमारी ना हो, लेकिन उनके हाथ इसलिए कांप रहे थे क्योंकि वो देश को सुबह शाम झूठ बोलते हैं। मैं इसी लहजे की बात कर रहा हूँ जिस लहजे का आप इस्तेमाल कर रही हैं। आप बहुत अच्छे लहजे में अपनी बात, अपना विरोध जता रही हैं। आप जिस लहजे में बात कर रही हैं, राहुल गांधी का लहजा वो नहीं था। अजय आलोक, आप देखिए, ये कह रही है बिल्कुल सही लहजा था राहुल गांधी का, राहुल गांधी ने कोई गलत बात नहीं की, फिर प्रधानमंत्री क्यों कह रहे हैं कि मुझे गाली गलौज करते रहते हैं कांग्रेस के शहजादे? नहीं, गाली गलौज करना इनके चरित्र में है ना। आज से गाली थोड़ी ना दे रहे हैं, 2002 से गाली दे रहे हैं, 22 साल हो गया। प्रधानमंत्री को भी आदत हो गई है सुनने की, हम लोग को भी आदत हो गई है सुनने की। जिस दिन गाली नहीं देते हैं उस दिन हमें लगता है कि सूरज लगता है पश्चिम से निकला है। मोदी को देखते ही सारे कांग्रेसी ऐसे चालू होते हैं जैसा कोई हिसाब नहीं होता है। अब देखिए, कितने गाली दूं मैं, याद भी करना मेरे लिए मुश्किल है। कहां से शुरू होती है, खत्म होने का नाम पता नहीं कब लेगा। लेकिन ठीक है, उनकी अपनी इच्छा है, अपना जैसे बोलना है। अगर स्वर्गीय राजीव गांधी जी जिंदा होते तो शायद उनके पिताजी से 4-5 साल ही छोटे होते, लेकिन तब भी मोदी मुझे देख के थरथराने लगा, कपकपाने लगा। इस तरह की भाषा उन्हीं को मुबारक। मैं उनको अब सिखाने वाला तो कोई हूं नहीं, 54 साल की उम्र है उनकी, मैं क्यों सिखाने जाऊं? नहीं, लेकिन ये आरोप तो आपके ऊपर भी है अजय आलोक,
यह आरोप तो आपके ऊपर भी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में बाकायदा चुनाव आयोग गई है कांग्रेस, और पूरा उसने एक लंबा चौड़ा चिट्ठा सौंपा है कि किस तरह से प्रधानमंत्री ने भी नियंत्रण रेखा पार की है। देखिए, कांग्रेस कह देने से नियंत्रण रेखा पार नहीं हो जाती। नियंत्रण रेखा पार करना, ये जनता भी समझती है कि कौन नियंत्रण रेखा पार कर रहा है। प्रधानमंत्री सिर्फ प्रधानमंत्री नहीं है, प्रधानमंत्री इस विश्व के सबसे बड़े पार्टी के सबसे बड़े नेता हैं, जिनकी अपनी लोकतांत्रिक जिम्मेदारी है, जिनका अपने देश के प्रति जिम्मेदारी है। अगर प्रधानमंत्री देश को ये बताना चाहते हैं कि कैसे घुसपैठियों को कांग्रेस फेवर कर रही है, तो ये कोई गलत नहीं है। अगर प्रधानमंत्री ये कहते हैं चैरिटी बिगिंस एट द होम। अजय आलोक, चैरिटी घर से शुरू होती है। अगर आप किसी से ये एक्सपेक्ट करते हैं कि आपको सम्मान दे, तो आपको सामने वाले को सम्मान देना पड़ेगा। एक लंबी फहरिस्त है आपके नेताओं की भी, जो समय समय पर अपमानजनक बातें राहुल गांधी के लिए या कांग्रेस नेताओं के लिए करते रहे। फिर आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि आपके लिए कोई सम्मानजनक बात करे? भाई ऐसा है कि हम हमारी उम्मीद करने से कुछ नहीं होता कि हम कैसे उम्मीद कर सकते हैं। देश के प्रधानमंत्री या देश की सबसे बड़े लोकतांत्रिक पार्टी के नेता के बारे में अगर आप गलत बोलेंगे तो हम चुनाव आयोग में जाएंगे। अगर आप मौत का सौदागर बोलेंगे तो हम चुनाव आयोग में जाएंगे। अगर आप अभद्र भाषा का इस्तेमाल करेंगे तो हम चुनाव आयोग में जाएंगे। आप किस लिए गए हैं? आप इसलिए गए हैं क्योंकि आपने अपने मैनिफेस्टो में लिखा है कि हम पर्सनल लॉ को स्ट्रेंथन करेंगे, हम मुसलमानों को आगे बढ़ाएंगे। आप किस लिए गए? आप इसलिए गए हैं कि कर्नाटका में आपने सारे के सारे मुसलमानों को ओबीसी कोटा में डाल दिया। 960 सीट में से 153 सीट मुसलमानों को दे दी। क्या इस देश के ओबीसी का हक आप मारेंगे? या प्रधानमंत्री बोलेंगे नहीं उसको मंच से? क्या प्रधान, अगर आप इनहेरिटेंस टैक्स लागू करेंगे अपने सैम पित्रोदा अपने टैंक के जीनियस के तहत, तो उसको हम देश की जनता को बताएंगे नहीं, तो हम चुनाव में करेंगे क्या? मैं काम करता हूं, ये देखिए, एक काम करता हूं, अभी आपके पास आ रहा हूं वारिस पठान। मेरे हाथ में ये दो नोटिस हैं। एक नोटिस बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को भेजा गया है और एक नोटिस कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष को भेजा गया है। 29 अप्रैल तक दोनों से जवाब मांगा गया है, और इन दोनों नोटिसों में एक दूसरे के नेताओं की शिकायत की है। राहुल गांधी के बयान की शिकायत की है कांग्रेस बीजेपी ने, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान की शिकायत की है कांग्रेस पार्टी ने। और मैं चाहता हूं कि वो दोनों बयान यहां पर दिखाए जाएं, वो दोनों ग्राफिक्स यहां पर दिखाए जाएं जो यहां पर बयान, इन दोनों बयानों के बारे में शिकायत की गई है। अब मुझे ये बताइए वारिस पठान, नियंत्रण रेखा तो हर कोई लांग रहा है, आपके नेता भी लांग रहे हैं। कल उन्होंने किशनगंज में जो कहा, जिस तरह से उन्होंने वहां पर शैतान को बंद कर देंगे, शैतानी ताकतों को बंद कर देंगे, ये किसकी तरफ इशारा था? देखिए गौरव भाई, देश के प्रधानमंत्री संविधान की शपथ लिए है, हर दिन सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की बात करते हैं। अगर सबसे बड़ी गाली इस देश के 20% मुसलमानों को किसी ने दी है, वो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दी है, जो उनको कहा घुसपैठिया। इससे बड़ी गाली क्या हो सकती है हमारे लिए गौरव भाई, बताइए। हम वो लोग हैं जिन्होंने आज़ादी के लिए अपनी जानें गंवा दी। आज हम हमारे भारत देश में बाय बर्थ और बाय चॉइस रहे, हमारा अधिकार नरेंद्र मोदी से ज्यादा है यहाँ, और हमको घुसपैठिया कहना, किस तरह से ये भाषा का उपयोग किया जा रहा है। उसके बाद इतने ज्यादा बच्चे पैदा कर रहे हैं। कौन बच्चे पैदा कर रहा है? हमने तो आंकड़े बताए ना। मोदी जी आपके खुद के भाई बहन कितने हैं, वाजपेयी जी के कितने भाई बहन हैं, योगी जी के कितने भाई बहन हैं, संविधान की शपथ क्या असदुद्दीन ओवैसी ने नहीं ली है? गालियां दो। संविधान की शपथ क्या असदुद्दीन ओवैसी ने नहीं ली है? वारिस पठान, संविधान की शपथ नहीं ली है उन्होंने। क्या ओवैसी ने किसी को घुसपैठिया कहा? ओवैसी ने शैतान किसको कहा? शैतानी ताकत। सर, बशीर बद्र का शेर पढ़ा मैंने बशीर बद्र का शेर पढ़ा कि कब किसी से सामना हो तो कम से कम नजरें मिला सको। आप किसी को शैतान कहोगे, आप कहोगे किसी को कि भाई ये शैतानी ताकतें हैं, तो फिर वो कहां से आप कौन सी आप सेन पॉलिटिक्स कर रहे हैं? नहीं, आप कौन सी पॉलिटिक्स कर रहे हैं गौरव भाई? 2002 से आप हम पूरा देश देख रहा है ना कि नरेंद्र मोदी बीजेपी क्या कर रही है। सिर्फ एक ही चीज, मुसलमानों को गालियां दो, नफरत फैलाओ और अपनी राजनीति चमकाओ। इसके सिवा उन्होंने क्या किया है? अच्छा, मैं काम करता हूं, वारिस भाई, आज अमित शाह बोल रहे हैं तेलंगाना में, तेलंगाना में 4% असदुद्दीन ओवैसी ने जो कहा है, मैं सुना देता हूं, सुनाइए पीछे जरा। वारिस भाई आ रहा हूं, वारिस पठान रुकिए, मैं आ रहा हूं। ओवैसी ने क्या कहा सुनाइए जरा। अगर याद रखिए 26 तारीख को आपको एक तारीख बनाना है, और 26 तारीख को जुमे का दिन है, मुबारक दिन है। जुमे के दिन शैतान की कामयाबी नहीं होगी, ना शैतानी ताकतों की कामयाबी होगी इंशाअल्लाह ताला।
अब बताइए वारिस पठान, कौन सी शैतानी ताकतें जिसका कामयाबी की नाकामयाबी की दुआएं कर रहे हैं आप? देखिए, बिल्कुल किशनगंज के अंदर हम लड़ रहे हैं और हमारे अगेंस्ट में एक तरफ है जेडीयू और बीजेपी का प्रत्याशी, वो भी मुसलमान कैंडिडेट है। दूसरी तरफ आरजेडी और कांग्रेस के प्रत्याशी है, वो भी मुस्लिम है, जिन्होंने कुछ काम नहीं किया, लोगों को धोखा दिया, लोगों को वोट लिया, इख्तियार की कुर्सी के ऊपर आके बैठ गए इतने वर्षों से। जैसे आप बैठे हैं, जैसे धोखेबाज को क्या बोलेंगे? तो आप आपके ऊपर क्यों ले रहे हो? तो आप उनको शैतान बोल देंगे? ये शैतानी हरकत नहीं तो क्या है? लोगों का विश्वासघात करना शैतानी हरकत नहीं है? लोगों के साथ उनका वोट लेकर उनके साथ विश्वासघात करना ये क्या शैतानी हरकत नहीं है? तो हमने यही कहा ना, शैतानों को हराओ, ईमानदार अख्तरुल ईमान को जिताओ। क्या गलत है? जो आपका काम करेगा, आपके विश्वास के साथ कांधे से कांधे मिलाकर खड़ा रहेगा, तो क्या है वो? ये एक तरफ जवाब दीजिए वारिस पठान, सुनिए अजय आलोक जवाब दे रहे हैं आपकी बात का, फिर राधिका खेड़ा के पास जाऊंगा। अजय आलोक जवाब दीजिए। तो एक ही सिक्के के वारिस पठान सुनिए। गौरव भाई, गौरव जी जानते हैं शैतानी हरकत क्या है? अरे शैतानी हरकत है अपने देश के साथ धोखाधड़ी करनी। हाँ, शैतानी हरकत है कि अपने आप को भारतीय से पहले मुसलमान कर रहा है। आप कर रहे हैं और आपके साथ ये घमंडिया कर रहे हैं। बोला? अगर प्रधानमंत्री बोलते हैं घुसपैठिया, बोला मैं भारतीय मुसलमान हूँ, मुझे फख्र है अपने आप को भारतीय मुसलमान बुलाने पर। चलिए सर्टिफिकेट बांटना शुरू, सर्टिफिकेट बांटना शुरू। हमको नहीं चाहिए भाई सर्टिफिकेट, नेशनलिज्म पेट्रोलिज्म का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए हमको। अजय आलोक, वर्षों से आप हमको सर्टिफिकेट ही बांट रहे, नहीं चाहिए। आपका क्या है देश में आजादी की लड़ाई में? कहा थे आजादी की देश की लड़ाई में आप कहाँ थे? जंगी आजादी की लड़ाई में नहीं थे आप ना। हम तो प्राउड भारतीय मुसलमान है, हमको गालियां देना, हम घुसपैठी है। अच्छा, दूसरे को बोला बीजेपी सो रही थी 10 साल से, बीएसएफ सो रहा था 10 साल से। मतलब एक मिनट रुकिए वारिस पठान, ये क्या बात हुई? आप प्राउड मुसलमान है, प्राउड भारतीय नहीं है? क्या मुसलमान भारतीय नहीं होता? प्राउड भारतीय मुसलमान हूँ। नहीं मैं इनसे पूछ रहा हूँ, अजय आलोक से पूछ रहा हूँ, अजय आलोक से पूछ रहा हूँ, आपसे नहीं पूछ रहा हूँ, अजय आलोक से पूछ रहा हूँ। अजय आलोक, इसका क्या मतलब है कि प्राउड मुसलमान है, प्राउड भारतीय नहीं है? इसका क्या मतलब है? क्या मतलब है? क्योंकि घुसपैठिया हमने उन लोगों का वापस लो अल्फाज, वापस लो अल्फाज अपने। उनके लिए इनको सहानुभूति क्यों है? तो बीएसएफ सो रहा था क्या बॉर्डर पे? मुसलमान है, बीएसएफ सो रहा था क्या बॉर्डर पे? आपकी सरकार में 10 साल से क्या किया आपने? शैतानी हरकतें ये टीवी पे बैठ के करते हैं। नहीं, तो उसका भी ठेकरा हमारे सर पे डालोगे? हाँ, बच्चे इतने पैदा करते, किसके बच्चे ज्यादा है? मोदी जी के कितने भाई बहन, योगी के कितने भाई बहन, अटल बिहारी के कितने भाई बहन थे, मोहन भगवत के कितने भाई बहन है? बोलिए ना आगे दूसरे बात पे। क्या नहीं बोल रहे? वापिस बोलो। बांग्लादेशी घुसपैठिया हैं, रोहिंग्या घुसपैठिया हैं। बोल रहे बताइए। बांग्लादेशी से जो लोग आ रहे हैं, बांग्लादेश बीएसएफ सो रहा था बॉर्डर पे। अगर घुस रहे थे तो क्या कर रहे थे? मोदी जी सो रहे थे, घुसपैठिया मोदी जी क्या कर रहे थे? अगर घुसपैठिया घुस रहे थे तो अरे उन्होंने हमको कहा घुसपैठिया, उन्होंने देश के मुसलमानों को गाली दी है। नहीं घुसपैठिया, अजय आलोक ऐसा नहीं, एक मिनट रुके, घुसपैठिया का मोदी जी ने। एक मिनट रुके, आप दोनों लोग रुके एक मिनट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो बयान दिखाइए जिस पर इलेक्शन कमीशन गई है कांग्रेस, जिस पर इलेक्शन कमीशन गई है लेफ्ट पार्टियां, वो बयान देखिए और वो बयान सुनिए अजय आलोक। उसमें केवल घुसपैठियों की बात नहीं है, उसमें बहुत सारी बातें कही गई। सुनाई दिखाई जरा। पहले जब उनकी सरकार थी उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। घुसपैठियों को बांटेंगे। क्या आपकी मेहनत की कमाई का पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा? आपको मंजूर है? ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो कह रहा है कि वो माताओं बहनों का सोने का हिसाब करेंगे, उसकी जड़ती करेंगे, जानकारी लेंगे और फिर उस संपत्ति को बांट देंगे। और उनको बांटेंगे जिनको मनमोहन सिंह जी की सरकार ने कहा था कि संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। भाइयों बहनों, ये अर्बन नक्सल की सोच, मेरी माताओं बहनों, ये आपका मंगलसूत्र भी बचने नहीं देंगे, यहां तक जाएंगे, मैं कहने आया हूं। अजय आलोक, इसमें केवल घुसपैठिए की बात नहीं है। प्रधानमंत्री ने कम से कम 2 से 3 बार मुसलमानों का नाम लिया है। क्या ये आपको सही लगता है?
3 बार मुसलमानों देश का में- जिक्र किया, एक मिनट, 3 एक मिनट, बार शांत माफी करवाइए तो मांगो, बोलूं 3 मुझे। बार। अरे सुन लीजिए, सुनील से हम सब जानते हैं कि हमारे देश में 4.5 करोड़ घुसपैठिए हैं जो बांग्लादेश रोहिंग्या से आए हुए हैं। ये कौन है, ये हम सबको पता है, सब मुसलमान हैं। इन घुसपैठियों को मुसलमान मान के अपना भाई बिरादर मान लेना, ये देखो सोच मुसलमान गलत है। घुसपैठी। ये सोच गलत है जो अब मैं कांग्रेस की सोच है। बोलूंगा, सुनिए। ये सोच गलत है जो बहुत ही TMC की गलत सोच डिबेट हो रही है। और इस सोच पे काम करना जरूरी है। बहुत ही लेकिन आप सारे एक धर्म पर सवाल उठा रहे हैं सर, आप पूरे एक धर्म को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। इज दैट फेयर? आप दूसरे को ये उपदेश दे रहे हैं कि आप नियंत्रण रेखा ना पार करिए, वो भी गलत कह रहे हैं, और आप भी पूरे एक धर्म को कटघरे में खड़ा कर दे रहे हैं। क्या ये सही है? मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का पालन है ये? नहीं कर रहा है, किसी धर्म को हमने कटघरे में खड़ा नहीं किया है। सुनिए गौरव भाई, अजय आलोक को खामोश कराइए 2 मिनट। यहाँ पे मुसलमान होने का ये मतलब नहीं कि सुनिए, पूरे अजय विश्व के आलोक 3 बार भारतीय बन मुसलमान जाए। अल्फाज इस्तेमाल इनकी किया नजर में यही हो जाता मोदी जी है। ने। भारतीय मुसलमान बात यहाँ पे नंबर जब 2, से रह रहे हैं तब से वो वारिस भारत पठान उनका मुसलमान है, हमारा है। प्रभाव ओके, भारती ठीक है। मुसलमान वारिस है। पठान एक मिनट, वारिस पठान एक मेरे मिनट, 2 भाई बहनें एक खाली मिनट, वारिस पठान रुकिए, वारिस पठान एक मिनट रुकिए। घुसपैठियों को अपना भाई मान रहे हैं, जो हम नहीं तैयार हैं इसके लिए। ठीक है, बताइए वारिस पठान क्या कह रहे हैं? फिर आ रहा हूं राधिका खेड़ा। अच्छा रुक गया, आपने बोला। सुनिए अजय आलोक झूठ बोल रहे हैं। मोदी जी ने 3 मरतबा मुसलमानों का नाम लिया, मुसलमानों को घुसपैठिया का, और कहा इतने ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं उनको संपत्ति बांट दी जाएगी। सुनिए अजय आलोक, मैं वारिस पठान प्राउड भारतीय मुसलमान हूं। मेरे सिर्फ 2 भाई बहन हैं और मेरे 2 बच्चे हैं अरे बांट तो मगर दिया, अटल बिहारी वाजपेयी जी के कितने भाई बहन थे? मोदी जी के 7 भाई बहन हैं। उसके बाद मोदी जी के कितने भाई बहन हैं? हाँ, किसको बांटने वाले थे? हम कर्नाटका में बांट दिया ना ओबीसी का। हम घुसपैठिए, माफी मांगना चाहिए मोदी जी को। और अफसोस इलेक्शन कमीशन एक खाली नोटिस दे रहा है, संज्ञान लेकर एक्शन लेना चाहिए। किसको रोकना चाहिए? एक्शन आप क्या शांति नहीं हुई? मोदी जी का मन शांत हो गया मुसलमानों को गाली देके? ये पहले चुनाव का चरण का झटका जो है ना मोदी जी को लगा, वो दिल और दिमाग के ऊपर मोदी जी को इतना बड़ा झटका लगा पहले चुनाव चरण का कि वो इस तरह से बोलना शुरू। नहीं, वो तो बहुत सारी बातें आप संविधान को बदलेंगे आप लोग। आपके मंत्री को क्या हम जीत के आएंगे तो संविधान को बदल देंगे? संविधान को बदलेंगे? बाबा साहब अम्बेडकर का दिया हुआ संविधान को बदलेंगे आप लोग? अरे हम लड़ते रहेंगे, संविधान के दायरे में रहकर अपनी बात रखेंगे। एक मिनट रुकिए, ओके, अब राधिका खेड़ा को लाइए। एक मिनट रुकिए, राधिका खेड़ा मेरे हाथ में मालूम है इसमें क्या है। एक मिनट रुकिए, वारिस पठान रुकिए ना, वारिस पठान यही नजर आता है। रुकिए, अभी आप बोलिएगा। राधिका खेड़ा मेरे हाथ में मालूम है क्या है? ये वो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है जो इलेक्शन कमीशन चुनाव के दौरान लागू करता है, और ये उम्मीद करता है कि तमाम पार्टियां इसका पालन करेंगी। और इसका पहला ही नियम ये कहता है, वो दिखाइएगा, वो इसका पहला नियम यही कहता है। क्या कहती है आदर्श आचार संहिता? कोई भी पार्टी या उम्मीदवार ऐसी गतिविधि में शामिल नहीं होगा जिससे मतभेद बढ़े। कोई भी पार्टी या उम्मीदवार ऐसी गतिविधि में शामिल नहीं होगा जिससे आपसी नफरत पैदा हो। कोई भी पार्टी या उम्मीदवार ऐसी गतिविधि में शामिल नहीं होगा जिससे जातीय और समुदायों में तनाव हो। राजनीतिक दलों की आलोचना काम तक ही सीमित रहेगी। अब जरा मैं आपको वो बयान सुनाना चाहता हूं जो राहुल गांधी ने 18 अप्रैल को केरल के कोट्टायम में दिया था। दिखाइए जरा वो बयान, दिखाइए। When a young girl graduates from a university, she comes back and her parents congratulate her in Malayalam. Maybe when somebody loses his brother, he tells his other brother in Malayalam. So Malayalam is Kerala and Kerala is Malayalam. And so I get really surprised when I hear the Prime Minister giving speeches where he says, one nation, one language, one leader, one religion. How can you tell the Tamil people that they should not speak Tamil? Or the people of Kerala that they should not speak Malayalam? Or the people of Bengal that they should not speak Bengali? Every single Indian language is as important as every other language. And so the BJP does this with language, it does this with where you're from, it does this with your caste, it does this with your religion. Wherever they get an opportunity, they divide our country. अब राधिका खेड़ा बताइए, अगर प्रधानमंत्री इस देश में एकता की बात करते हैं, इस देश में एक देश की बात करते हैं, तो आप इस पर कहां चली जाती हैं और राहुल गांधी कहां चले जाते हैं कि बीजेपी इसमें डिवाइड कर रही है?
गौरव जी, आप लोग मीडिया जो है ना डेमोक्रेसी का चौथा स्तंभ है। मालूम अगर है हम मैम। राहुल जी का ये भाषण दिखा रहे हैं तो पीसीआर को कहिए मोदी जी का वो भाषण दिखाए जो छत्तीसगढ़ में कह कर गए मैम कि हम आपको शायद हिंदू पता नहीं है, महिलाओं मैं का आपको क्लियर कर मंगलसूत्र- देता हूं, बीच में एक रोकता मिनट नहीं, complete बीच में करने रोकता दीजिए। नहीं, देखिए, बीच में आप रोकता नहीं, एक गौरव जी, आप क्लैरिफिकेशन बीच में बहुत मुझे जरूरी है। टोक रहे हैं, मैं debate राधिका छोड़ जी, मैं देती बीच में नहीं हूँ। बोलूंगा, आपने नहीं बोलने मैं देना, नहीं आपकी बोलूंगा, मर्जी, मैं एक चुप बैठ जाती क्लैरिफिकेशन हूँ। देना चाहता हूं, मैं आप बीच में बिल्कुल नहीं बोलूंगा, मैं बीच में बिल्कुल नहीं बोलूंगा, एक क्लैरिफिकेशन राधिका जी, एक क्लैरिफिकेशन बीच में नहीं बोलूंगा। मैंने दो नोटिस दिखाए थे, मैंने दो नोटिस दिखाए थे और इन दोनों नोटिस में जो दो बयान कोट है वो दोनों TV9 ने दिखा दिए मैम। अब आप बोलिए। प्रधानमंत्री मोदी से डरना बंद करिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता डिबेट में उनसे डरना बंद करिए और मुझे टोकना बंद मैम करिए। प्लीज आप मुझे सर्टिफिकेट देना बंद करिए। मैंने इलेक्शन कमीशन में कांग्रेस पार्टी ने प्रधानमंत्री के जिस बयान पर शिकायत की थी वो बयान मैंने अभी दिखाया है इसी शो में, पूरा बयान दिखाया है जिस बयान पर शिकायत की थी आपकी पार्टी ने। पूरा देश देख रहा है आपका चेहरा। मैम मैंने वो पूरा बयान दिखाया। नो, आप ऐसे कुछ भी बोल के नहीं चली जाएंगी, आप ऐसे कुछ भी बोल के नहीं चली जाएंगी मैम। मैम मेरे हाथ में वो नोटिस है, मेरे हाथ में वो नोटिस है, मेरे हाथ में वो बयान है और वो बयान मैंने अभी राहुल गांधी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कहा वो दिखाया मैम, अभी दिखाया। आप ऐसे कैसे बोल सकती हैं? राहुल गांधी के बयान से पहले मैंने वो बयान दिखाया जिस पर आप लोग इलेक्शन कमीशन गए। हो गया खत्म। गौरव जी, अगर अब बोलिए, आपने मुझे बुलाया है तो आप मुझे बोलने का मौका दीजिए और अगर आप बीच में बोलेंगे तो इस तरह नहीं बिल्कुल बोलिए, लेकिन मैं क्लैरिफाई करूंगा अपनी पोजीशन। अब आप बोलिए। यू कैन नॉट अटैक मी saying my part. I am sorry, that is not the way the media behaves. ये मीडिया ने ऐसे तरीके से काम नहीं करती कि कोई अगर मैम प्लीज आप बिहेवियर का सर्टिफिकेट देना बंद करिए और आप अपनी बात रखिए, मुद्दे पर आइए। मैं कह रहा हूं मैंने वो बाइट दिखाई, आप प्लीज अपनी बात रखिए। गौरव जी, मैं इस तरह की डिबेट नहीं कर सकती जहां पे जब भी विपक्ष बोलते हैं उसकी आवाज दबाने का काम करते हैं। कोई दबा नहीं रहे, मैं क्लैरिफिकेशन दे रहा था, अब आप बोलिए। You are failing the democracy as a journalist today, and I'm saying मैम आप कुछ भी कहकर नहीं जा सकती मैम आप कुछ भी कहकर नहीं जा सकती। मैं आपसे कह रहा हूँ आप राहुल गांधी के इस बयान पर प्रतिक्रिया देंगी कि नहीं देंगी? अब आप मुझे बोलने नहीं दे रही। मैं चिल्लाने के लिए यहाँ नहीं बैठी हूँ, आपको चिल्लाना मुबारक। मैं इस तरीके डिबेट में नहीं बोलूंगी, आप अपनी डिबेट आप बोलिए मैम, मैं नहीं बोल रहा, आप बोलिए। आपको तकलीफ होती है जब बोला जाता है कि प्रधानमंत्री मोदी लोगों के मंगलसूत्र को दिखाते हैं, जब ये बोलते हैं कि वो हिंदू मुसलमान करते हैं, गिनते हैं कि किसके कितने बच्चे हैं, मुसलमानों को घुसपैठिया बोलते हैं, तो इसको तकलीफ होती है। और ये शर्मनाक बात है कि एक देश का जर्नलिस्ट बीच में बोलने लगता है जब ऑपोजिशन ये आवाज उठाती है। आप एक बार नहीं बोलते हैं जब भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता लगातार यहाँ पे एक मुसलमान को बार बार बोल रहे हैं कि आप घुसपैठी हैं, आप इधर से बाहर के हैं, आप अपने आप को हिंदुस्तानी नहीं कह रहे। ये बहुत शर्मनाक है कि आप उस भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को बिठाए रखे। मेरा यह उनसे मैं कभी भी उनके साथ अग्री नहीं करती और हमारी पार्टी अलग लड़ती है और हम मानते हैं कि अग्रवाल गौरव मोदी जी का साथ देते हैं, घुसपैठिए नहीं है। लेकिन जिस तरीके से नेशनल टेलीविजन पे आपकी डिबेट में भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता इस तरीके की भाषा इस्तेमाल करता है वो निंदनीय है। आप लोगों को ऐसी डिबेट करानी नहीं चाहिए। इस समय देश की अजय आलोक मैंने उसी पर सवाल पूछा था, आपने सुना नहीं? मैंने अजय आलोक को उसी पर टोका था और अजय आलोक से पूछा था इसका क्या मतलब है। आपने सुना कि नहीं सुना? आपके पास आवाज नहीं जा रही थी मैम, तो मैं एक बार फिर से आपको बता दूं कि मैंने उसी पर अजय आलोक से ये बात कहा था कि आपने कैसे कहा ये। इस समय देश में ये चर्चा होनी चाहिए कि 20 करोड़ रोजगार का देश इंतजार कर रहा है, महंगाई चरम सीमा पे है, बार बार फिर भी मोदी जी बात। अच्छा, इस पर चर्चा क्यों नहीं होनी चाहिए मैम कि राहुल गांधी का लहजा बिगड़ गया? इस पर चर्चा क्यों नहीं होनी चाहिए कि राहुल गांधी तू तड़ाक की भाषा में बात कर रहे हैं? इस पर चर्चा क्यों नहीं होनी चाहिए कि राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री को कहा कि प्रधानमंत्री मोदी कांपने लगा? आप मोदी जी के चाटुकारिता करना मैम, आप अपने पार्टी का पक्ष रखने आई है, इसका मतलब नहीं कि आप किसी को कुछ भी बोल देंगी, कतई नहीं। अगर सवाल है तो पूछा जाएगा। आप बोलिए, आपको बोलने के लिए बुलाया है। नो, बोलते हैं आप मुझे मेरी बात कंप्लीट। मैं तो बहुत देर से नहीं बोल रहा था, आप बहुत देर से बोल रही थी। आपको क्यों नहीं लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को बेनकाब करती हूँ? आप लोग मैम अपनी बात कंप्लीट करिए, मुद्दे पर आइए, वरना मेरे पास भी बहुत कुछ है बोलने के लिए, लेकिन आप अपनी बात रखिए, मैं आपको बीच में नहीं टोक रहा। आपको घबराहट होती है, आपके काम पे है। अगर मोदी जी के खिलाफ बोलते हैं और उनकी आप राहुल गांधी के सवाल से क्यों घबरा जाती है मैम? मैम आप राहुल गांधी के बारे में पूछे गए सवाल से क्यों घबरा जाती हैं? आपने एक बार भी जवाब नहीं दिया। मैंने पूछा राहुल गांधी का लहजा क्यों बिगड़ गया, तो आपने एक बार भी जवाब नहीं दिया। आप क्यों घबरा जाती हैं जब आपके नेता पर सवाल उठता है? आप क्यों घबरा जाती हैं जब हम राहुल गांधी के बारे में आपसे सवाल पूछ रहे हैं? अजय आलोक से सवाल पूछा, अजय आलोक को पूरी प्रधानमंत्री की बात दिखाई और अजय आलोक से पूछा कि प्रधानमंत्री ने 3 बार मुस्लिमों का नाम लिया, वो कैसे ले सकते हैं नाम? मैंने 3 बार पूछा अजय आलोक से। अजय आलोक बताइए, जवाब दीजिए। देश की जनता देख रही है मैम बिल्कुल,
एग्जैक्टली देश की जनता देख रही है कि मैंने प्रधानमंत्री की बाइट दिखाई कि नहीं दिखाई। देश की जनता देख रही है कि मैंने प्रधानमंत्री के भाषण पर सवाल उठाए कि नहीं उठाए। देश की जनता देख रही है। वारिस पठान, एक मिनट। अब अजय आलोक होल्ड ऑन। नहीं, मेरी डिबेट नहीं है आपसे, आपकी आपस में डिबेट है। अजय आलोक जवाब दीजिए। आप लोग नहीं रुकिए। अभी आपने सवाल उठा दिया ना, आपकी बीजेपी से आप सवाल नहीं पूछ रहे, आप बीजेपी जवाब देगी। जवाब दीजिए अजय आलोक। आप लोग यहाँ पर हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, आप पे आरोप लग रहा है, जवाब दीजिए। गौरव जी, ऐसा है ना कि इतने देर से आप भी सर पटक के देख लिए, ये लोग अपना पक्ष रखना नहीं जानते हैं, ये लोग दूसरे पक्ष को गाली देना जानते हैं। और जब इनसे सवाल पूछा जाएगा तो जो सवाल पूछेगा उसको गालियां देंगे, चाहे वो प्रधानमंत्री सवाल पूछे, चाहे वो मीडिया सवाल पूछे, चाहे सुप्रीम कोर्ट सवाल पूछे, चाहे वो इलेक्शन कमिश्नर सवाल पूछे। नहीं अजय आलोक, इसका मतलब नहीं है कि मैं आपसे सवाल नहीं पूछूंगा। देखिए मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, नहीं सुनिए सर, जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट मैंने, नहीं सर सुनिए, जो मैंने राधिका खेड़ा से सवाल पूछा वही सवाल मेरा आपसे। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट क्या कहता है? मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट कहता है कि कोई भी पार्टी या उम्मीदवार ऐसी गतिविधि में शामिल नहीं होगा जिससे मतभेद बढ़े, जिससे आपसी नफरत पैदा हो। कोई भी धर्म के आधार पर, कास्ट के आधार पर बात नहीं होगी। फिर कास्ट के आधार पर, धर्म के आधार पर आपके नेता बात क्यों कर रहे हैं? ना हम धर्म के आधार पे बात कर रहे हैं, ना हम कास्ट के आधार पे बात कर रहे हैं। अगर हम कह रहे हैं कि घुसपैठिया मुसलमान है तो ये धर्म नहीं, भारत के किसी मुसलमान को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हम भारतीय मुसलमानों को घुसपैठिया नहीं कह रहे हैं। अगर वो बच्चे पैदा कर रहे हैं, इस देश के संसाधनों का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो हमारी हकमारी। तो ये किसकी जिम्मेदारी है कि घुसपैठिया यहाँ पे घुस के बैठा हुआ है? किसकी जिम्मेदारी है सर? बैठा हुआ है 4.5 करोड़ घुसपैठिया हैं जो रेफ्यूजी के स्टेटस में, जिनको डिपोर्ट करना है। तो कौन करेगा? 10 साल से तो आप ही हैं सरकार में। बिल्कुल हम करेंगे, हम कर रहे हैं, हम उस प्रोसेस में हैं। रेफ्यूजी कैंप्स बने हुए हैं, आज तक तो रेफ्यूजी कैंप्स नहीं बने थे, आज तक तो डिटेंशन सेंटर नहीं बना था, वो सब हम शुरू कर चुके हैं। हम कोई चीज में सीरियस है, हम किसी चीज पे डिफाइन नहीं कर रहे हैं। इनकी प्रॉब्लम ये है कि बांग्लादेश से कोई आ जाए, रोहिंग्या से कोई आ जाए तो मुसलमान वोट बैंक हो जाता है, इसीलिए ये उसको बिल्कुल दामाद की तरह पालने लगते हैं और देश की सुरक्षा और देश की संसाधनों का इस्तेमाल करने की खुली छूट देते हैं, जो कि सर। लेकिन आप एक धर्म को टारगेट करते हुए क्यों नहीं दिख रहे? हम क्यों ना माने आप एक धर्म को टारगेट करते हुए दिख रहे हैं? हम धर्म को बिल्कुल टारगेट नहीं कर रहे हैं। भारतीय मुसलमानों को भारत से कोई नहीं अलग कर सकता, किसी जन्म में नहीं अलग कर सकता। क्या कब बोलेंगे? अरे यार आप पहले ठीक है, ओके वारिस पठान, समय कम है, अभी राधिका खेड़ा से भी एक रिएक्शन और लेना मुझे। वारिस पठान 30 सेकंड। ओके वारिस पठान 30 सेकंड। किशनगंज में ओवैसी ने एक बार भी बोला? देखिए भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अजय आलोक ने घुसपैठिया कहा भारतीय मुसलमानों को। मैं चाहूंगा सबसे पहले वो पूरे आपके कहने से मैंने भारतीय मुसलमानों को घुसपैठिया कह दिया, उसके बाद में डिबेट कंटिन्यू करें। मत करिए। आपने कहा माफी मांगिए, सबसे माफी मांगिए, सबसे आपको बुद्धि नहीं है समझने की, तो मेरी गलती नहीं है। नो पर्सनल कमेंट सर, नो पर्सनल कमेंट सर, प्लीज नो पर्सनल कमेंट। नहीं हम बहुत बुद्धिमान हैं, आप जैसे नो पर्सनल कमेंट। हम लोग बहुत समझदार इंटेलिजेंट लोग हैं, बहुत समझदार हैं। कोई पर्सनल कमेंट मत करिए। 80 और 20 की धमकी देते रहते हैं, बहुत समझदार हैं। घूमते आप जैसे 36 80 और 20 की धमकी देते हैं। प्लीज थोड़ा सा कोड ऑफ कंडक्ट तो इस डिबेट में भी हमें लागू करना चाहिए। चले जाते हैं, फिलहाल आपको माफी मांगना पड़ेगा। कोड ऑफ कंडक्ट आप उन्हीं से लागू कीजिए ना जो आदतन शैतान नहीं है। ये आदतन इलेक्शन कमिश्नर का जो कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन किया है, ये आदतन शैतान है, कुछ नहीं किया जा सकता है। ऐसे आपस में बात नहीं करनी चाहिए किसी को भी। बहुत शुक्रिया, समय खत्म हो चुका है सर। बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, खबरें लगातार जारी रहेंगी। आप बने रहिए TV9 भारतवर्ष के साथ। थैंक यू।